गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पांचवा दिन है साइंटिफिक अप्रोच ऑफ वास्तुशास्त्र इन बिल्डिंग पर प्लानिंग पार्ट 2 का, जो पांचवा दिन है, आखिरी दिन है। और इस लास्ट डेट में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं, लेकिन समय के अभाव से मैं आपके सामने आज मैं पूरी बातें आपके सामने नहीं बोल सकता। तो मैं आपको आज थैंक यू नहीं कहना चाहूँगा। अगले 1-2 महीनों में जो बचा हुआ वास्तुशास्त्र का नॉलेज है, वो नॉलेज का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मैं प्रसारित करना चाहूँगा। तो भले आज का ये आखिरी सेशन है, लेकिन आप और हम बहुत जल्द ही मिलेंगे। आज हम प्लानिंग और डिफरेंट शेप्स जो हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। आकार और शेप, मतलब एस्पेक्ट्स एंड शेप। शुरुआत से ही आकृति अथवा आकार का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता रहा है। बालक बचपन से ही वस्तु की आकृति तथा आकार से समझना शुरू करता है। आकृति अथवा आकार के अनुसार ही निर्माण होता है। गृह निर्माण के समय गृह का आकार, आकृति सर्वप्रथम देखी जाती है। फर्नीचर निर्माण में भी सर्वप्रथम फर्नीचर का आकार एवं आकृति मुख्य है। गृह निर्माण पृथक पृथक आकृतियों में बनाया जाते हैं। मकान के दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर आदि विभिन्न आकृति व आकार अनुसार बनाए जाते हैं। इसी प्रकार नित्य उपयोग में आने वाले बर्तनों का आकार एवं आकृति भी भिन्न भिन्न होती है। जिस किसी भी वस्तु का उपयोग किया जाता है तथा जो भी वस्तु पृथ्वी पर विद्यमान है, उसका एक निश्चित आकार और आकृति होती है। आकार अथवा आकृति सामान्य अथवा असामान्य होती है। प्रकृति के आकार में एक रूपता, समानता होती है। मानव सामान्य आकार की वस्तुएं सामान्यता प्रयोग करता है, परंतु कभी-कभी असामान्य आकार एवं आकृति की वस्तुएं भी कई समय तक अभिभूत करती है। सुंदर व सामान्य आकृति की वस्तु का रोजमर्रा से उपयोग अच्छा है। असामान्य आकृति एवं आकार से विभिन्न विधाओं का उद्गम हुआ, जैसे विज्ञान, छायांकन, गणित, मूर्ति रचना आदि सब आकार की ही देन है। सामान्य आकार के घर में रहना अथवा सामान्य आकार की वस्तुओं के उपयोग से रचनात्मक ऊर्जा मिलती है। यह मानव को ज्ञात है, जबकि असामान्य आकृति वाली वस्तुएं अथवा आवाज के उपयोग से चिंता, क्रोध, उद्वेग इत्यादि होता है। यह अवधारणा विज्ञान द्वारा भी सिद्ध है। प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, अणु के संतुलित सहयोग से ऊर्जा का विकास होता है। सामान्यतः ऊर्जा का जो अनुभव किया जाता है, जीवित व चलायमान वस्तु पदार्थ में ऊर्जा होती है। अचलायमान निर्जीव वस्तु पदार्थ इत्यादि में भी ऊर्जा होती है। ऊर्जा वस्तु अथवा स्थान पर आधारित होती है। ऊर्जा के प्रभाव से भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान किया जा सकता है। अभी विभिन्न आकार के बारे में हम जानकारी लेंगे।
पहला है सर्कल, गोल। गोल आकार की आकृति का उपयोग मानव अधिकतर करता है। बच्चों की यह सर्वप्रिय आकृति है। पहिया मानव की प्रथम खोज है। घर में काम आने वाले बर्तन प्राय गोलाकार ही होते हैं। ब्रह्मांड के तारे ग्रह भी इसी गोलाकार आकृति के हैं। प्राचीन काल में गोलाकार आकृति को मुद्राएं प्रचलन में थी। प्राचीन भवन की गोलाकार आकृति में बनाए जाते थे। इसका सर्वोत्तम उदाहरण यूनानी द्वारा निर्मित भवन वस्तुएं हैं। यूनानी सभ्यता में गोल आकृति का विशेष ऐसा योगदान रहा है। गोल आकार में कोई प्रारंभ अथवा अंतिम बिंदु नहीं होता है तथा यह चलता रहता है। इसका मतलब इट इज अनस्टॉपेबल। इट इज अनस्टॉपेबल। मानव शरीर में ऊर्जा संचालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान के समय ध्यानकर्ता के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। चक्र से संपूर्णता का बोध होता है। गोलाकार जीवंत वस्तुओं को भी दर्शाता है। ऋतु परिवर्तन, जन्म मृत्यु चक्र, शरीर का ऊर्जा चक्र, अंतरिक्ष के पिंड इत्यादि भी जीवंत चक्र के श्रेणी में आते हैं। स्थिर पानी में पत्थर द्वारा बनी लहरें भी चक्राकार का एक उदाहरण है। गोलाकार आकृति में वस्तु के आकार के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस आकृति में गति का प्रवाह तेज होता है। यह विधा आधुनिक विज्ञान में साइक्लोट्रॉन के नाम से जानी जाती है। गोलाकार स्थान रचनात्मक ऊर्जाओं से ओतप्रोत रहते हैं। अधिकांश धार्मिक स्थान इसी आकृति के होते हैं। यही वजह है कि मनुष्य इन स्थानों पर मानसिक शांति प्राप्त होती है। परंतु गोलाकार भवन आवास के लिए उपयुक्त नहीं है। गोलाकार स्थानों में प्रवाहित ऊर्जा मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। इन स्थानों पर मनुष्य अधिक समय तक नहीं रह सकता। अगर वो इन स्थानों पर अधिक समय तक रहेगा तो मानसिक उद्विग्नता से ग्रसित होगा। अगर कोई व्यक्ति गोलाकार भवन में निवास करता है तो कभी भी शांत जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। वह अधिकतर घर के बाहर ही रहेगा। ऐसे स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों में गुस्सा और निराशा हो रहेगी। गोलाकार घर उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठंडे तापमान वाले स्थानों के लिए इस प्रकार के घर उपयुक्त रहते हैं। जो व्यक्ति ध्रुवीय प्रदेशों में रहते हैं उन्हें गोलाकार घर बनाने की आवश्यकता रहती है। ऐसे आवास इग्लू के नाम से जाने जाते हैं। इग्लू आकार ऊर्जा को व्यर्थ नहीं होने देता। इस भांति मंगोलिया के उपयुक्त तंबू शीतल तथा बर्फीले क्षेत्र में बनाए जाते हैं जो ऊर्जा को नष्ट होने से बचाते हैं। इन सब के अतिरिक्त गोलाकार भवन ध्यान के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। गोलाकार आकृति वाले भवन की अधिकतम ऊर्जा स्तर से व्यक्ति अपना कार्य शीघ्रता से संपन्न करने के हेतु प्रेरित होता है। परंतु यहाँ मनुष्य अधिक समय तक नहीं रह सकता। अगर किसी आवास में अथवा होटल में गोलाकार मेज हो तो व्यक्ति आराम से भोजन नहीं करता। यह व्यक्ति अतिशीघ्र भोजन समाप्त करने का प्रयत्न करता है। गोलाकार मेज
भोजनालय का व्यवसाय बढ़ाने में सहायक होती है, परंतु इनका उपयोग घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में व्यक्ति शांति से भोजन करना पसंद करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बताया कि होटल में गोलाकार मेज हो तो व्यक्ति आराम से भोजन नहीं करता है या नहीं कर सकता। आप खुद कभी भी अगर होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने जो आपको बताया उसका अनुभव आप खुद से ले सकते हो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। और ये आपको जो अनुमान आप निकालेंगे कि मैंने यहाँ पे जो आपको बताया कि गोलाकार मेज अगर होटल में रहती है तो आपका जो खाना है वो खाना बहुत ही फास्ट उसे खत्म करने की कोशिश में लग जाते हो। तो इसी से कारण शायद होटल में ज्यादातर गोलाकार मेज रखे हुए होते हैं। अगला शेप है त्रिकोण, ट्रायंगल। त्रिकोण का सामान्य असामान्य आकार होता है। इनमें ऊर्जा का प्रभाव अनियमित है, इर्रेगुलर शेप और इर्रेगुलर ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होती है। प्राय दैनिक जीवन में इस आकृति का उपयोग नहीं किया जा सकता। बड़ी कठिनाई से कहीं कहीं त्रिकोण आकार की खिड़की अथवा बर्तन देखने में मिलते हैं। प्राचीन युग में इस प्रकार के आकृतियों के उपयोग के लिए प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इससे यह पता चलता है कि इनका उपयोग उपयुक्त नहीं है। त्रिकोण स्थानों पर अनियमित ऊर्जा प्रवाह के कारण व्यक्ति अपनी दिशा को नहीं पहचान पाता है। इसी वजह से भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ऐसे स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों का स्थायी स्वभाव नहीं होता है। जिस प्रकार ऊर्जा प्रवाह में नियमितता नहीं रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति की गतिविधियों भी अनियमित रहती है। वे हमेशा अशांत, व्यग्र रहते हैं। त्रिकोण आकार के तंबुओं का उपयोग सिपाही अथवा बंजारे करते रहते हैं तथा यह देखा गया है कि वे एक ही स्थान पर अधिक समय तक नहीं रह सकते। इस प्रकार के आकृति वाले आवास में गोलाकार आवास की अपेक्षा अधिक अशांति होती है। अगर ऐसे किसी आकृति वाली वस्तु हमारे निकट हो तो उसे हटा देना चाहिए। त्रिकोण आकार की मेजों से एकाग्रता जो है वो बाधित होती है। ऐसी मेजों पर भोजन करना नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने के समान होती है। इस प्रकार इस आकार के दर्पण का उपयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। अगला शेप आयताकार, आयत, रेक्टेंगल। चतुर्भुज आकार दो त्रिकोण आकार के जोड़ने से बनता है। इस आकार में नियमित व शांत ऊर्जा का प्रवाह होता है। चतुर्भुज मानवीय व दैविक संतुलन को दर्शाता है। चतुर्भुज पृथ्वी तत्व का जीवन तथा गोल आकार आकाश व ब्रह्मांड का सूचक है। इसलिए मानव चतुर्भुज आकार वाले भवनों में रहना पसंद करते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक चतुर्भुज भूखंड पर भवनों का निर्माण किया जाता रहा है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा संस्कृति में प्राचीन शहर चतुर्भुज आकार के ही है। आज भी अधिकांश शहरों का स्वरूप चतुर्भुज है। जो वस्तुएं आज दिन प्रतिदिन
के उपयोग में लाई जाती हैं, वे भी चतुर्भुज आकार में ही हैं, जैसे मेज, कुर्सी, दरवाजे, पलंग आदि। चतुर्भुज आकार में ऊर्जा का प्रवाह नियमित तथा निश्चित रहता है। चतुर्भुज आकार में ऊर्जा के बहाव की गति मध्यम व निश्चित स्वरूप में होती है। इस आकार के भवन मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। ऊर्जा का प्रवाह आवश्यकतानुसार नियमित किया जा सकता है। सभी चतुर्भुज आकार का स्वभाव शांत एवं मृदु होता है। इस प्रकार की मेज अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। इनमें कार्य अधिकतम एकाग्रता से संपन्न किया जा सकता है। भोजनालयों में इस प्रकार के मेजों पर व्यक्ति अधिक समय तक बैठा रहता है। यह आराम का अनुभव होता है। जिन स्थानों पर ऊर्जा का प्रवाह नियमित हो, वहां चतुर्भुज वस्तुओं को रखने से ऊर्जा नियंत्रित की जा सकती है। इस प्रकार के भवनों में भाग्योदय, खुशहाली, समृद्धि तथा धन की वृद्धि होती है। इसका कारण ऐसे स्थानों में ऊर्जा का संतुलन एवं नियमित प्रभाव है। अब चलते हैं ऊर्जा की तरफ। प्राचीन काल से लोगों का विश्वास है कि विश्व में पाए जाने वाले सभी जड़ एवं चेतन में एक विशिष्ट गुण मौजूद है, जो सभी को प्रेरित करता रहता है तथा जीवन शक्ति प्रदान करता है। इसे श्वास, वायु, आत्मा या चेतना कहा जाता है। हिंदू संस्कृति में या हिंदू धर्म में इसे प्राण कहते हैं। कैथोलिक में इसे स्पिरिट्स कहते हैं। यूनानी में न्यूमा और हिब्रू में रूह कहते हैं। चीन में इसे ची तथा जापान में की के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में इस अदृश्य शक्ति को जीवन शक्ति कहा जाता है। जीवन शक्ति का यह ऊर्जा हवा तथा जल की धाराओं के रूप में चलती है। वर्षा, हिमपात, आंधी, तूफान, प्रकाश ऊर्जा को अंतरिक्ष से पृथ्वी तक लाते हैं, जबकि पृथ्वी इसे झरने, ज्वालामुखी, भूकंप आदि के रूप में व्यक्त करती है। जहां पर हरियाली है, वहां ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है। शुष्क भूमि पर यह बहुत गहराई में होती है। मानव शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र बिंदु होते हैं। इन्हें हम चक्र कहते हैं। अभी यहाँ पे देखिएगा कि मैंने 7 पॉइंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। पहला है सहस्रा चक्र, दूसरा है अजना चक्र, तीसरा विशुद्धि चक्र, चौथा है अनहता चक्र, पांचवा है मणिपूरक चक्र, श्वास, छठा है स्वादिष्टना चक्र और आखिरी वाला है मूलाधार चक्र। ये जो 7 चक्र मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, इन 7 चक्रों में मनुष्य को ऊर्जा की जो प्रवाह है, वो ऊर्जा का प्रवाह बहता रहता है। अब इन चक्रों में से 14 पथ शरीर के सभी भागों में ऊर्जा का संचरण करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि जो 14, 12 और 2 ऐसे 14 ऊर्जा या 14 भाग जो कि ऊर्जा को संकरण करते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सेंटर लाइन मेडिएटर्स एंड 12 प्रिंसिपल मेरिडियंस आपको यहाँ पे आपको दिखेंगे कि टोटल 14 मेरिडियंस यहाँ पे हैं।
इनमें 12 मेरिडियन रक्त शिराओं के रूप में रक्त के माध्यम से ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक भाग का रक्त के साथ ऊर्जा द्वारा पोषण होता है। जिस प्रकार रक्त हमारे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज आदि का वहन करता है, उसी प्रकार ऊर्जा के माध्यम से विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं आदि का संचार भी होता है। जब कभी किसी समस्या का हल अचानक मिल जाए या किसी प्रतियोगिता में जीतने पर जो उत्तेजना होती है, वह ऊर्जा के कारण ही होती है। वह ऊर्जा के कारण ही होती है। ऊर्जा का प्रवाह जैसा होगा, अर्थात भावनाओं के अनुरूप हमारी शारीरिक स्थिति भी होती है। सकारात्मक सोच से हमारी ऊर्जा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ आशावादी दृष्टिकोण, प्रेम और कल्याण की भावना से परिपूर्ण हो, तो इसका शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। इससे वह व्यक्ति तो बेहतर अनुभव करेगा ही, साथ ही अन्य लोग भी उसके आनंद को अनुभव करेंगे। ऊर्जा व्यक्ति को अंतरिक्ष से, विभिन्न ग्रहों से, घरों से तथा अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी प्रवाहित करती है। घरों की बनावट तथा आंतरिक साज सज्जा का प्रभाव भी ऊर्जा पर होता है। ऊर्जा का प्रवाह तीव्र, धीमे, ऊपर नीचे, अंदर की ओर, बाहर की ओर कहीं भी हो सकता है। यह सरल रेखा, वक्र रेखा, तरंगों, चक्रों, लहरदार, ऐठी हुई, जटिल किसी भी रूप में संचारित हो सकती है। ऊर्जा गति के लिए प्रेरित करती है। ऊर्जा और गुरुत्व का संतुलन स्थायित्व प्रदान करता है। एक संतुलित, पर्याप्त और सक्रिय ऊर्जा से एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। ऊर्जा के प्रकार अगर हम देखेंगे तो दो प्रकार की ऊर्जा है। उसमें है शुभ ऊर्जा और दूसरी जो है अशुभ ऊर्जा। पहला वाला जो है शुभ ऊर्जा। शुभ ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा है। जिस स्थान पर शुभ ऊर्जा हो, वहां पर ताजगी एवं प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसे स्थान पर रहने वाले लोग और पशु पक्षी सुखी एवं संपन्न होते हैं। बाग, नदी, समुद्र, जंगल, हरे भरे मैदान, झील, बर्फ से ढके पर्वत आदि शुभ ऊर्जाओं से भरपूर होते हैं। जब मनुष्य सकारात्मक सोचता रहता है, तो उसमें शुभ ऊर्जा प्रचुरित मात्रा में उत्पन्न होती है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में शुभ ऊर्जा होती है। किसी मंदिर अथवा धार्मिक स्थल में शांति का अनुभव शुभ ऊर्जा के होने के कारण ही होता है। किसी व्यक्ति से मिलने पर यदि अच्छा लगे, तो वह व्यक्ति शुभ ऊर्जा का वाहक होता है। ऐसी ही किसी के घर के सामने जाने पर यदि प्रसन्नता हो, तो उसका एक कारण उस स्थान की शुभ ऊर्जा ही है। इस प्रकार जहां कहीं भी सुख की अनुभूति हो या कहीं भी किस प्रकार से अच्छा लगता है, तो वहां शुभ ऊर्जा का स्रोत होता है। अनेक भवनों का निर्माण इस प्रकार होता है कि वहां पर शुभ ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।
इसके लिए स्थान, भवन का नक्शा तथा पास के अन्य भवनों का निरीक्षण किया गया तथा उसके आधार पर भवन को बनाया गया। विश्व में कई ख्यात इमारतें इसका सशक्त उदाहरण है, जैसे सिटी बैंक, चेस एशिया, द मॉर्गन बैंक और वॉल स्ट्रीट जर्नल। किसी भवन के पीछे पहाड़ों का होना तथा सामने यदि कोई जलधारा धीमी गति से बहती है तो यह शुभ ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। इसी प्रकार किसी भी भवन के मुख्य द्वार के सामने जल प्रवाह उत्तम ऊर्जा लाता है। कोई सड़क किसी घर को अपने घेरे में लेते हुए मुख्य द्वार के सामने से जाती है तो यह शुभ ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। इस घर के निवासी आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत सक्षम होते हैं। यह लाभ किसी अर्धचंद्राकार सड़क के ठीक बीच वाले घर को सर्वाधिक होगा। यदि कोई घर अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के आकार की सड़क पर है तो उसे बहुत ही अच्छा माना गया है। उस घर के निवासियों को समृद्ध और सफलता के अवसर हमेशा मिलते रहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अशुभ ऊर्जा की ओर। अशुभ ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसका प्रभाव निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। जब कोई मनुष्य अत्यधिक क्रोधित होता है तो उसमें अशुभ ऊर्जा का प्रवाह होता है। किसी अजनबी, वीरान, भयानक एवं उजाड़ स्थान पर अशुभ ऊर्जा होती है। शुभ ऊर्जा भूमि के अंदर एवं धरातल के ऊपर भी हो सकती है। भूमि के नीचे से आने वाली अशुभ ऊर्जा विषैली किरणें, जिसे हम नॉक्सियस रेज कहते हैं, भूमि पर प्रवाहित नकारात्मक को तीक्ष्ण ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि ये नुकीले तीरों से या नुकीले तीरों जैसे असर करती है। नॉक्सियस रेज, जिसे हम विषैली किरणें, ऊर्जा को खींच लेती हैं और रोग का कारण बनती है। ऐसे किसी स्थान पर ठहरने से थकान, बेचैनी, अवसादी आदि का अनुभव बिना किसी कारण के होता है। ऐसे स्थानों को अशुभ ऊर्जा का स्रोत माना गया है। यहाँ पे मैंने ये जो डायग्राम दिखाई हुई है कि नॉक्सियस रेज कैसे यहाँ पे एक्टिव रहती है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। यदि व्यक्ति की शुभ ऊर्जा अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली हो तो उस पर अधिक बुरा प्रभाव नहीं होता, परंतु बार बार या अधिक देर तक अशुभ ऊर्जा के संपर्क में रहना उचित नहीं होता है। अशुभ ऊर्जा के अन्य स्थान दरारें, छिद्र, टूटी खिड़कियां होती है। कोनों एवं नुकीले एंगल से भी अशुभ ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः शुभ ऊर्जा तरंगों और वक्र रेखा में चलती है, परंतु किसी दरार या छेद से निकलने पर इसका प्रवाह एक सरल रेखा में हो जाता है। तब यह किसी बंदूक की गोली या तीर के समान हो जाती है। इसे ही तीक्ष्ण ऊर्जा कहा जाता है। तीव्र दुर्गंध, तेज चमकीली रोशनी, कर्कश आवाजें अशुभ ऊर्जा को बढ़ाती है। रातों को बहती तेज ठंडी हवाएं और किसी मृत व्यक्ति का अभामंडल अशुभ ऊर्जा का उदाहरण है। इसे अनुभव करने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत पड़ती है। शहरों का निर्माण अधिकतर सरल रेखाओं में होता है, इसलिए शहर के वातावरण में तीक्ष्ण ऊर्जा से प्रचुरित होता है। सड़कें रेल लाइन से सीधी बनाई जाती हैं। छतें, कोने, खंबे, एंटीना, भूमिगत रास्ते, पेड़, संकेतक, चौराहे आदि अनेक सीधे एवं निकले कोणीय स्थान हैं
जो तीक्ष्ण ऊर्जा को जन्म देते हैं। यदि किसी घर के मुख्य द्वार के सामने सड़क का जंक्शन हो तो इसके निवासियों को कमजोर स्वास्थ्य तथा दुर्घटना का भय होता है। किसी घर के शयन कक्ष का स्तर उसके पास के स्थित फ्लाईओवर के स्तर पर हो तो आर्थिक अस्थिरता तथा अवसरों का भाग्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। यदि किसी घर या अपार्टमेंट के चारों ओर से सड़क घेरती हो तथा चारों कोनों पर चौराहे आते हैं तो निवासियों का धन विभिन्न मदों में खर्च होता तथा बचत में संभावना ही नहीं रहती है। किसी भवन का निर्माण इस प्रकार हुआ हो कि उसके मुख्य द्वार के सामने दो भवनों के बीच रिक्त स्थान हो तो उसके निवासियों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। उनमें ऊर्जा और स्वास्थ्य की कमी होती है। यदि किसी घर के मुख्य द्वार अथवा शयन कक्ष की खिड़की के सामने कोई नुकीला आकार है तो वहां रहने वालों के साथ दुर्घटना होने की आशंका होती है। कब्रिस्तान, चिकित्सालय अथवा शमशान के सम्मुख घर हो तो उसमें रहने वालों को गंभीर रोग या अनियमित आवेगमय निद्रा की आशंका हो रहती है। किसी छोटे घर के सामने बहुत बड़ी इमारत हो तो छोटे घर के निवासियों को धोखाधड़ी के आरोप लगने की संभावना होती है। किसी घर या फ्लैट के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियां होने से स्वास्थ्य तथा ऊर्जा में कमी का अनुभव होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने लिफ्ट का द्वार हो तो भाग्य एवं अवसरों का बुरा प्रभाव होता है। शयन कक्ष में पलंग के ठीक सामने दर्पण या द्वार कभी भी नहीं रहना चाहिए। कार्यालयों में अनियमित आकार को नहीं अपनाना चाहिए। कार्यालय सदैव एक सुनिश्चित आकार में हो। अब हम चलते हैं डिप्लॉयमेंट की तरफ। तो समायोजन की जो कला है या कला में आसपास की बनावट तथा घर का सामान, फर्नीचर आदि उचित स्थान पर रखने पर ध्यान दिया जाता है। घरों की बनावट और सामान की जमावट यदि फेंग शुई के नियमों के अनुसार हो तो अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा का लाभ आपको मिलेगा। यदि घर के स्तंभ, बीम, दरवाजे, खिड़कियां, सीढ़ियां गलत तरीके या गलत स्थान पर हैं तो वहां रहने वालों को लंबे समय तक बाद शारीरिक या मानसिक कष्ट हो सकता है। घर का अन्य सामान भी यदि गलत आकार का तथा गलत स्थान पर हो तो वह भी बुरा प्रभाव डालता है। अनेक प्राचीन संस्कृतियों में बीम के नीचे बैठना या सोना, दरवाजे की दहलीज पर बैठना अशुभ माना जाता है। इसका मुख्य कारण इन स्थानों को तीव्र ऊर्जा है। तीव्र ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो सीधी रेखा में तीव्र गति से चलती है। यह ऊर्जा व्यक्ति व स्तंभ दोनों की ऊर्जा को विचलित कर देती है। इससे बचना चाहिए। डिप्लॉयमेंट में या समायोजन में कुछ उदाहरण यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे या मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहला है स्तंभ, कॉलम। स्तंभ के बिना किसी भी भवन की कल्पना नहीं की जा सकती। स्तंभ भवन के आधार होते हैं। इनका आकार
विभिन्न प्रकार का हो सकता है। सर्वोत्तम प्रकार के स्तंभ गोलाकार माने जाते हैं। सबसे खराब स्तंभ वे माने जाते हैं जिनके नुकीले कोने होते हैं। इस प्रकार के स्तंभ नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। इनके कोने तीक्ष्ण ऊर्जा का निर्माण करते हैं। निर्माण के समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस प्रकार के तीक्ष्ण कोने न बने और वहां पर आकार को थोड़ा सा वर्तुल या घुमावदार कर दिया जाए। परंतु यदि इस प्रकार के स्तंभ बन जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि व्यक्ति बैठते समय, सोते या काम करते समय तीक्ष्ण ऊर्जा के सामने अधिक समय तक नहीं रहे। स्तंभों की नुकीले कोनों से निकलने वाली अदृश्य तीक्ष्ण ऊर्जा कई तरह के दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव व्यक्ति पर डालती है। स्तंभ घर में यदि किसी एक तरफ हो तो उनका बुरा असर फिर भी कम रहता है, मगर यहाँ स्तंभ अगर मकान या कमरे के बीचों बीच हो तो इनकी तीक्ष्ण ऊर्जा का दुष्प्रभाव चारों दिशाओं में फैल जाता है। घर के अंदर या बाहर किसी दरवाजे के सामने स्तंभ हो तो इसे ठीक नहीं माना जाता है। दो स्तंभों के बीच में रखा गया बिस्तर फेंग शुई की दृष्टि से अनुचित है। यहाँ दो दिशाओं की तीक्ष्ण ऊर्जा का खतरा रहता है। इसी तरह किसी ऑफिस के बीच में स्तंभ का होना अच्छा नहीं है। स्तंभ के सामने कोई भी मेज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठने वाला बेचैन और चिड़चिड़ा हो जाता है, जिससे उस कार्यालय में कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। बैठक में स्तंभ का होना उस स्थान को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यही घर की वह जगह है जहां परिवार के सभी सदस्य समय समय गुजारते रहते हैं। मकान के निर्माण के समय स्तंभों की स्थिति का ध्यान रखा जाए। फिर भी अगर लोग पहले से किसी घर में रह रहे हैं या किसी इमारत में पहले से ही दफ्तर है तो वहां मौजूद स्तंभों को निकालने वाली नेगेटिव एनर्जी, जो नकारात्मक एनर्जी है, उस नेगेटिव एनर्जी को हम कम कर सकते हैं। अगला भाग आता है बीम। जिस प्रकार स्तंभ घरों का आधार होते हैं, उसी प्रकार बीम भी एक आवश्यक अंग है। इसके बिना भवन निर्मित नहीं किया जा सकता। बीम यदि दीवारों के साथ मिलकर अलग से दिखाई नहीं देते हैं तो यह अच्छी स्थिति है, परंतु यदि घर के छत के किसी भाग से बाहर निकले हों तो ये ऊर्जा का प्रवाह को अनियमित करते हैं। साथ ही इनका तीक्ष्ण ऊर्जा वाला प्रभाव भी होता है। इसके नीचे बैठने या सोने से व्यक्ति का एक प्रकार का दबाव या तनाव महसूस करता है। चिंता, अनिद्रा एवं अवसाद के लक्षण भी दिखाई देते हैं। मुख्य द्वार से आगे आने वाली ऊर्जा बीम के कारण कमरे के अंत तक बेअसर हो रह जाती है। इसके लिए बीम को कपड़े या पर्दों से ढक देना बहुत ही जरूरी होता है। पर्दे के कारण ऊर्जा का प्रवाह पुनर्स्थापित होता है। यदि कमरे में बीम हो तो बैठक ऐसी हो कि बीम के ठीक नीचे कोई न बैठे। इस प्रकार हमें डिजाइन करना चाहिए कि छोटी छोटी बीमें बन जाती है, मतलब
कई बार हम ऐसा डिजाइन कर देते हैं कि फॉल सीलिंग जो है, जिसे हम पीओपी भी बोली भाषा में हम इसको पीओपी भी बोलते हैं। तो पीओपी में हम डिजाइन्स बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरह के डिजाइन्स बनाते हैं, उसमें छोटे छोटे बीम हम बनाते हैं डिजाइन के पर्पस के लिए। लेकिन ऐसा डिजाइन बनाना बहुत ही मतलब हानिकारक होता है। इस डिजाइन को अगर हम बदल देते हैं या उसे पर्दे से ढक देते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी जो है, वो नेगेटिव एनर्जी कम हो जाती है। खाने की मेज के ऊपर भी कोई बीम नहीं होना चाहिए। यदि छत पर बीम का कोई क्रॉस सेक्शन हो तो यह और भी अधिक नुकसानदायक होता है और यहाँ पर बहुत शक्तिशाली तीक्ष्ण ऊर्जा बनती है। अतः यहाँ से बैठक को दूसरी जगह पर ले जाना बहुत ही अच्छा होगा। बीम के ठीक नीचे बैठकर कभी भी हमें भोजन नहीं करना है। कोई बीम कुर्सी या मेज के ठीक ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपने बैठने की व्यवस्था बदल दें, अन्यथा कुछ दिनों पश्चात तनाव या सिरदर्द की शिकायत उत्पन्न हो सकती है। अब चलते हैं दरवाजे की तरफ। घर में लोगों के आने जाने के लिए बनाए गए दरवाजों से हवा और रोशनी भी आती है। इसी के साथ दरवाजों से ऊर्जा भी घरों में प्रवेश करती है। ऊर्जा का प्रवाह और प्रकृति दरवाजों के स्थान पर निर्भर होती है। दरवाजों के सामने, घर के अंदर और बाहर क्या है तथा कैसी स्थिति है, इस पर भी ऊर्जा का असर अच्छा या बुरा हो सकता है। दो दरवाजे अब आमने सामने हो या दरवाजे के सामने स्तंभ अथवा सीढ़ी हो तो यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। परिस्थितियों को देख समझकर इन वस्तुओं की सही स्थान और सही तरीके के सही तरीके से स्थापना होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने पड़ोसियों का द्वार होना ठीक नहीं है। घर के मुख्य द्वार के सामने कंपाउंड वॉल का गेट नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने कोई पेड़ या कोई स्तंभ या कॉलम भी नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने पड़ोसियों का घर का कोना भी नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने शमशान या कब्रिस्तान भी उचित नहीं है। सीढ़ियां मुख्य द्वार के सामने नहीं होनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने कोई दीवार का कोना हो तो यह स्थिति उचित नहीं है। मुख्य द्वार कभी भी किसी शयन कक्ष के दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार एवं पीछे का द्वार एक ही रेखा में नहीं हो। इससे जो ऊर्जा घर में प्रवेश करती है वह घर में प्रवाहित हुए बिना पीछे के द्वार से निकल जाती है। मुख्य द्वार के ठीक ऊपर की तरफ शौचालय का होना अशुभ माना गया है। मुख्य द्वार के सामने शौचालय हो तो यह भी अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। किसी शयन कक्ष का द्वार शौचालय के सामने न हो, इससे उस कमरे में रहने वालों को दुष्परिणाम का या दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। एक शयन कक्ष का दरवाजा किसी अन्य शयन कक्ष के दरवाजे के सामने होना अनुचित होता है।
बेडरूम के द्वार के सामने लंबा गलियारा या जिसे हम पैसेज कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। किसी शयन कक्ष के दरवाजे के सामने सीढ़ियों का होना अच्छी स्थिति नहीं है। उपरोक्त सारी स्थितियों पर घर के अन्य कक्षों जैसे बैठक, अध्ययन कक्ष आदि के दरवाजे के लिए भी लागू होता है। इसी प्रकार खिड़कियों के बारे में भी हमें जो नियम दरवाजे में रखे हैं, वही नियम खिड़कियों के बारे में भी ध्यान में रखने चाहिए। अब आता है दर्पण। दर्पण का उपयोग मात्र श्रृंगार के लिए नहीं, तो बल्कि घरों को सजाने के लिए भी किया जा सकता है। कुछ कथाओं में शत्रु सेना को दर्पणों से चकाचौंध करने का उल्लेख भी मिलता है। इस प्रकार दर्पण अपने उपयोग के आधार पर शुभ या अशुभ हो सकता है। दर्पण का उपयोग विभिन्न प्रकार से होता है। दुकानदार अपनी दुकान में बड़े-बड़े दर्पण लगाते हैं। इससे वहां पर रखे हुए उत्पादन दो गुने दिखाई देते हैं। इस प्रकार अच्छी तरह से भरी हुई दुकान दिखाई देना समृद्धि का सूचक है। दर्पण से ऊर्जा का सृजन होता है, क्योंकि यह वहां पर लोगों को तथा वहां पर होने वाले कार्यों को दो गुना अधिक दिखाता है। यदि कैश रजिस्टर प्रतिबिंबित होता है, तो इसका संकेत टर्नओवर का दो गुना होता है। ग्राहकों का भी दर्पण में दिखाई देना अधिक ग्राहकों का प्रतीक है। पूरी दीवार पर दर्पण यानी मिरर का उपयोग किया जा सकता है, परंतु कभी भी मुख्य दरवाजे के सामने या मुख्य द्वार के सामने दर्पण न लगाएं। उससे दुकान में प्रवेश करने वाली ऊर्जा पूरी तरह से परावर्तित हो जाएगी। दर्पण को उचित स्थान पर लगाने से कमरों में प्रकाश को बढ़ाया जा सकता है। छोटे कमरों में दर्पण का उपयोग करने से वे बड़े लगने लगते हैं। दर्पण यथासंभव बड़े लगाए जाए। दर्पण छोटे दर्पण में प्रतिबिंबित पूरी दिखाई नहीं देता। बैठक की छत पर दर्पण नहीं लगाना चाहिए। ये उल्टा प्रतिबिंब दिखाते हैं, जो कि शुभ नहीं है। सोने की जगह पर पैरों की ओर कोई दर्पण न लगाना चाहिए। इससे ऊर्जा का प्रवाह अनियमित होता है। साथ ही यदि रात को कोई उठे तो अचानक सामने दर्पण में प्रतिबिंब देखकर डर सकता है। टूटे हुए दर्पण तुरंत बदल देने चाहिए। इस प्रकार के दर्पण ऊर्जा को अनियमित दिशा में प्रवाहित करते हैं तथा विकृत एवं टूटा हुआ प्रतिबिंब अशुभ संकेत होता है। रसोई में स्टोव के पीछे उससे 30 सेंटीमीटर या अधिक ऊंचाई पर दर्पण लगाना चाहिए। इससे रसोई में आने वाले पर नजर रहती है और भोजन का प्रतिबिंब दो गुना दिखता है, जो कि अच्छा प्रतीक है। परंतु दर्पण में कभी भी स्टोव का प्रतिबिंब न दिखे, यह ऊष्मा को परावर्तित करेगा और रसोई में गर्मी बढ़ेगी। दर्पण का अन्य उपयोग तीक्ष्ण ऊर्जा को परावित करने के लिए किया जाता है। किसी घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ का तना, बिजली का खंभा या अन्य कोई नुकीले आकार की वस्तु हो, तो यह स्वास्थ्य की समस्याओं को जन्म देती है। घर के बाहर एक दर्पण लगाकर इस दुष्प्रभाव को हम टाल सकते हैं।
अगला पॉइंट है ऊंचाई। किसी घर को बनाने में उसकी क्या ऊंचाई हो, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। भूमि से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे पृथ्वी तत्व कम होता जाता है। परंतु सड़क के तल के समक्ष भी भवन नहीं होना चाहिए। पृथ्वी से कम 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए। वर्तमान समय में स्थान की कमी होने से बहुमंजिला इमारतें बना रहे हैं। ऐसे भवनों में अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों को पृथ्वी तत्व की कमी का अनुभव होता है। इन व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी एवं अज्ञात भय का वास रहता है। स्तंभों के ऊपर बना भवन देखने में आकर्षक हो सकता है, परंतु ऊपर रहने वाला आधारहीन का अनुभव करता है। नीचे दीवार न होने से सारी ऊर्जा व्यर्थ ही प्रवाहित हो जाती है। इस प्रकार के भवन में यदि कोई कार्यालय हो तो उसके व्यापार में अस्थिरता रहेगी। ऊंचाई मात्र घरों की ही नहीं, बल्कि चहारदीवारी की भी उचित होना चाहिए। यह कभी भी घर की ऊंचाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 से 4 फुट की चहारदीवारी एक औसत एवं अच्छा ऊंचाई की मानी जाती है। अब जमीन। मनुष्य एक स्थलचर प्राणी है, अतः भूमि से उसका गहरा संबंध है। व्यक्ति किसी प्रकार की भूमि पर कहाँ रहते हैं, इसका उनके जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। इंसान का संपर्क भूमि से रहे तो वह अधिक स्वस्थ रहता है। जिस प्रकार समुद्री यात्राओं में कई लोग असहज अनुभव करते हैं या विमानों में कुछ घबराहट होती है, इसका मुख्य कारण पृथ्वी तत्व की कमी होना है। कुछ लोग भय से भी असहज हो जाते हैं। इसी प्रकार के अनुभव अंतरिक्ष यात्रियों को भी हो जाता है। भूमि तथा समुद्र पर पृथ्वी के चुंबकत्व में अंतर होता है, क्योंकि समुद्र में भूतल बहुत गहराई में होता है। यहाँ पर ऊर्जा की तरंग भी अलग होती है। हालांकि मनुष्य का शरीर एवं मस्तिष्क ऐसे होते हैं जो समुद्र, मरुस्थल, बर्फीले स्थान, मैदान, पर्वत कहीं भी थोड़े समय में स्थान के अनुसार समन्वय स्थापित कर लेते हैं। परंतु जहां भी मनुष्य रहे, यदि वह भूमि के संपर्क में है तो सर्वाधिक स्वस्थ है। वर्तमान समय में मनुष्य की दिनचर्या में भूमि स्पर्श लगभग समाप्त हो गया है। अनुसंधानों के बाद ऐसा कहा गया है कि दिन में कम से कम एक बार लगभग 10 मिनट भूमि पर नंगे पैर चलना बहुत ही जरूरी होता है। घर का धरातल और सड़क एक ही स्तर पर होने की स्थिति में सड़कों पर वाहनों के द्वारा जो कंपन पैदा होता है, वह सीधे घर में रहने वालों पर प्रभाव डालता है। साथ ही सड़क पर जो ऊर्जा बहती है, वह वाहनों की गति एवं प्रदूषण से नकारात्मक ऊर्जा में परावर्तित हो जाती है। यह ऊर्जा घरों में प्रवेश करती है, जो सकारात्मक नहीं है। इसलिए भवनों का निर्माण भूमि से
2 फीट की ऊंचाई पर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार धरातल के नीचे की ओर जाने पर पृथ्वी तत्व का आधुनिक सॉरी पृथ्वी तत्व का अधिकता होती है। इसलिए भूमि के नीचे सुरंग खानों तथा तलघर आदि में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो तो भी व्यक्ति वहां सामान्य नहीं रह पाता। स्थान की कमी होने से आज भूमि के नीचे भी निर्माण करना पड़ रहा है, परंतु यह उचित नहीं है। कई बार बैठक में एक भाग धरातल से कुछ नीचा बनाया जा सकता है। देखने में यह शायद अच्छा लगे, परंतु फर्श की इस डिजाइन से धरातल पर ऊर्जा के प्रवाह अवरोध होना उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर आज का ये जो सेशन है, वो सेशन में खत्म करता हूँ। समय की कमी से मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पे नहीं दे पा रहा, लेकिन इतना मैं आपको जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले 1-2 महीनों में बचा हुआ जो वास्तुशास्त्र का इंफॉर्मेशन जितनी आपको चाहिए, ये देने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। ये जो 2 सेशन मतलब साइंटिफिक अप्रोच ऑफ वास्तुशास्त्र पार्ट 1 और पार्ट 2, ये 2 सेशन मैंने पिछले 6 महीने में लिए हैं। लगभग आपके साथ मैं 10 से 12 घंटे इसके बारे में मैंने आपसे बातचीत की है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। इसके पीछे मेरा एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य है कि आज बाजार में वास्तुशास्त्र के नाम पे जो शास्त्र का बाजार लगा हुआ है, इसकी कोशिश मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये शास्त्र है, ये साइंस है, ये विज्ञान है और विज्ञान की बिक्री आज मार्केट में हो रही है। और कोई दुर्घटना या किसी कारण इंसान घबराहट में आ जाता है, डर पैदा होता है और इंसान के इसी डर का फायदा कई लोग आज कर रहे हैं और वो रोकने के लिए या जो लूटपाट सामान्य व्यक्तियों की आज बाजार में हो रही है, वो रोकने की कोशिश मैंने इन 11 घंटों में आपके साथ की है। मेरा ये वादा है कि कोई ऐसा बोलेगा कि ये साइंटिफिक अप्रोच ऑफ वास्तुशास्त्र इन बिल्डिंग प्लानिंग, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बताया नहीं है, लेकिन आपने जो 11 घंटे पिछले जो 5 भाग है और इस टाइम के जो 5 भाग, इन 5 भागों को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में आपको इसके पीछे का साइंस जरूर महसूस होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बाबा, ये सच में ही एक प्रकार की नॉलेज है। इस साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पे मैंने इसको कहा है तो 101% कहीं ना कहीं इसका साइंटिफिक अप्रोच आपको मिलेगा। तो आपको किसी भी तरह की अड़चन या प्रॉब्लम है, शंका है, वास्तुशास्त्र के बारे में आपको कोई दिक्कत है या कोई प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होता है, तो मैं एक बार और आपको मेरा नंबर देना चाहता हूं।
9075009500। ये नंबर पे मुझे कॉल कर दीजिएगा, तो डेफिनेटली आपकी मदद मैं करूंगा, और वो भी बिना मूल्य के। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई साइंस या कोई विज्ञान बाजार में बिके। अगला जो सेशन है या अगला बचा हुआ जो भाग है, वो भाग मैं आपके सामने जल्द ही लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे अलविदा कहिएगा, और आपने जो सपोर्ट दिया है, वो सपोर्ट के लिए मैं बहुत ही आप लोगों का आभारी हूँ। आखिर में मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य श्री BS तहसीलदार सर, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अनिल बागने सर, हमारे चेयरपर्सन श्री राजेंद्र पाटिल यड्रावकर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही में ये जो मैंने ज्ञान पाया है, वो है महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इनसे मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। तो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से मैं उनका भी आभार यहाँ पे व्यक्त करना चाहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।